बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भलीकार आऊं आहियां इरफान महबूब। गुज़िरियल ॾींहुं ISI जे अॻूणे चीफ जनरल फैज़ हमीद खे 14 साल बामुशक़त क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई। इन सज़ा खे या फ़ौजी अदालत जे इन फ़ैसिले खे तारीख़ी फ़ैसिलो करार ॾिनो पियो वञे ऐं इन ॻाल्हि ते बि बहस कयो पियो वञे या उमेद कई पई वञे त मुस्तक़बिल में पाकिस्तान जी सियासत में अहिड़े क़िस्म जी मुदाख़लत बंदि थी वेंदी ऐं जेकॾहिं 100% इहा मुदाख़लत बंदि न बि थी त इहा मुदाख़लत घटि ज़रूरु थी वेंदी। अॼु इन हवाले सां पाण ॾिसूं था त फैसल वावड़ा साहब जेके सेनेटर आहिनि, बल्कि मां चवंदुसि त आज़ादु सेनेटर आहिनि ऐं आज़ादु क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि जेके अॻिते हली दुरुस्त साबित बि थींदियूं आहिनि। उन्हनि चयो आहे त जनरल फैज़ हमीद साहब अॻिते हली 9 मई जे केसनि में ख़ान साहब जे ख़िलाफ़ु यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन ख़िलाफ़ु सबूतनि सां गॾु शाहिदियूं ॾींदो ऐं 9 मई जे हवाले सां जेको नैरेटिव आहे हुकूमत जो, इस्टेब्लिशमेंट जो या फैसल वावड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ जहिड़े क़िस्म जी ॿोली जो इस्तेमालु करे रहियो आहे या जहिड़े क़िस्म जूं अॻकथियूं या पाण चऊं त ख़बरूं ॾेई रहियो आहे, उन मां हिकु ॻाल्हि त वाज़े थी वञे थी त 9 मई में जेके जवाबदार आहिनि, जेके ज़िम्मेवार आहिनि, उन्हनि सां बि कंहिं क़िस्म जी रिआयत न थींदी। हिकिड़े पासे जनरल फैज़ हमीद साहब खे पाण ॾिसूं था सज़ा मिली आहे त ॿिए पासे वरी अॻूणे आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा जो बि नालो वरितो पियो वञे। ख़ासि तौर ते नून लीग पुर उमेद आहे त जनरल फैज़ हमीद खां पोइ शायदि जनरल बाजवा जे ख़िलाफ़ बि कार्रवाई थींदी, पर फ़िलहालु इन मामले ते कंहिं बि क़िस्म जी अॻभराई न थी सघी आहे। ॿिए पासे पाण पाकिस्तान जी सियासत जो जाइज़ो वठूं त DG ISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस या वरी गुज़िरियल हफ़्ते जेका डॉक्टर उज़मा ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन सां मुलाक़ात कई ऐं उनखां पोइ जेको ट्वीट थियो, उनखां पोइ सूरत हाल मुकमिल तब्दील थी वई आहे ऐं हाणे पाण गुज़िरियल हफ़्ते खां वठी ॿुधंदा पिया अचूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। चई सघूं था त पाकिस्तान में फ़िलहालु सियासत में ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा बंदि थी विया आहिनि ऐं छिकदाण चोड़ ते आहे। इहा छिकदाण कंहिंखे फ़ाइदो ॾिनी, इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन खे अडियाला जेल खां ॿी जेल मुंतक़िल करण जूं बि ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, पर अॼु बरतानवी ख़ाबिरूं इदारे रिपोर्ट कई आहे त ॻुझनि इदारनि पंजाब हुकूमत खे रिपोर्ट ॾिनी आहे जंहिंमें तजवीज़ कई वई आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन खे अडियाला खां कंहिं ॿी जेल मुंतक़िल कयो वञे। ॿी जेल छो मुंतक़िल कयो वञे, इन जा कारण कहिड़ा आहिनि, इन सां कहिड़ो फ़ाइदो थींदो, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार अमार मसूद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो मैं आपका तज़िया जानना चाहूँगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब को 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा हुई है, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये एक गैर मामूली किस्म का फ़ैसला है। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंट फैसला है और इसकी पहले मिसाल कोई नहीं मिलती। DG ISPR अक्सर हमें बुलाते हैं और ब्रीफिंग देते हैं, तो उसमें अक्सर ये सवाल होता था कि सर फैज़ हमीद का फैसला कब हो रहा है। वो हमेशा ये बात करते थे कि ये किसी आम फौजी का फैसला नहीं है, ये किसी आम जनरल का फैसला नहीं है, ये साबिक DG ISI का फैसला है और ये हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल फैसला है, लिहाजा इसके अंदर कुछ बातों का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। और वो जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई, उसके अंदर उन सारी बातों की वजाहत हो गई। चंद नकात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहली बात तो ये है कि ये फैसला पूरी शफाफियत के साथ किया गया और इसके अंदर किसी किस्म का जो जिद या किसी किस्म का बायसनेस इसके अंदर मौजूद नहीं थी। दूसरी बात ये है कि फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम बड़ा कड़ा है। ये नहीं हो सकता कि चाहे वो कितना ही सीनियर शख्स हो, फौज के अपने निज़ाम को चीट करना शुरू कर दे। तीसरी बात जो उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर लिखी गई वो ये थी कि 15 माह का अरसा लगा और 15 माह बहुत तवील अरसा है। हम अक्सर अपनी अदालतों को कहते हैं कि फैसलों में तात्तुल से काम लेते हैं, लेकिन फौज ने 15 माह लगाए। इन 15 माह के दौरान फैज़ हमीद साहब को हर किस्म की कानूनी मावनत फराहम की गई। जो वकील उन्होंने दरख्वास्त किए वो वकील मिले, जो गवाहान की फहरिस्त उन्होंने दी उन तमाम गवाहान को इनवाइट किया, कानून के तमाम तर तकाजे पूरे किए गए और उसके बाद जाकर ये फैसला तहरीर किया गया। एक और बहस इसमें चल निकली है कि इस प्रेस रिलीज जो आखिरी पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद बाकी प्रेस रिलीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी पैराग्राफ के अंदर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस स्टेटमेंट के बाद
کچھ تبدیلیاں کی گئی، 2 لفظ چینج کیے گئے، دانستہ اور سیاسی، یہ 2 لفظ اس میں اضافہ کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر دانستہ طور پر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ چیز بھی زیر غور ہے اور اس کے اوپر بھی فیصلہ آئے گا۔ یہ بہت ہی حیران کن فیصلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا نہیں مل سکتی، اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی بھی فیض حمید جیسا، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اور اس کے بہت سارے مضمرات ہیں، اس کے بہت ساری کانٹیکشن ہیں، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں جس پر بحث ہونی چاہیے، ہو بھی رہی ہے۔ لیکن جو آخری پیراگراف ہے اس حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تانے بانے بنتے ہیں لانگ مارچ کے ساتھ، اس کے تانے بانے بنتے ہیں 9 مئی کے واقعات کے ساتھ۔ وہ ایک سازش کی کوشش تھی، وہ تختہ الٹنے کی کوشش تھی، اور وہ اگر ثابت ہو جاتی ہے تو جو ابھی سزا ملی ہے، جو 14 سال قید بامشقت ہے، بامشقت کا لفظ واضح طور پر لکھا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ اس آخری پیراگراف والی بات ثابت ہو جاتی ہے تو عمران خان کو اور فیض حمید کو اس سے بھی سخت سزا مل سکتی ہے، اور یہ میں اور آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس سے سخت سزا کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فیض حمید کو اگر فوج اپنے کسی امپورٹنٹ جرنل کو، اور بہت امپورٹنٹ جرنل کو، اس حد تک سزا دے سکتی ہے تو فیض حمید کی ڈائریکٹ پارٹنرشپ اور فیض حمید کے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر عمران خان صاحب سے، اس سے آپ کو عمران خان کے مستقبل کا حال پتہ چل جانا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سر سیاستدان تو صرف نہیں ہے، وہ تو آنے ہی آنے ہیں رگڑے میں، لیکن اس کے ساتھ باجوہ صاحب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی مطالبہ کر چکے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی ریسنٹلی ٹویٹ کیا اور کہا کہ بھئی خواجہ جنرل باجوہ صاحب تو ہمیں تھریٹ کرتے تھے کہ میں ٹیک اوور کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کے بھی خلاف کوئی کارروائی ممکن ہو سکتی ہے؟ اس بات کو دیکھنے کے 2 پہلو ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے فوج کے نظام میں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کوئی کام کر رہا ہو اور اس کا علم چیف کو نہ ہو۔ صحیح۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی رائٹ کی طرف جا رہا ہے اور آرمی چیف کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ رائٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے پاس بڑے ذرائع ہوتے ہیں، اس کو ہر طریقے سے اطلاع مل جاتی ہے، اور اگر فرض کیجئے اس کو نہیں پتا تھا یا اس کی انڈورسمنٹ کے بغیر کام ہو رہا تھا تو اس کو چیف رہنے کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ تو یہ مفروضہ بالکل غلط ہے کہ جنرل باجوہ کو اس ساری صورتحال کا علم نہیں تھا۔ جنرل باجوہ کی پوری انڈورسمنٹ، معاونت کے ساتھ یہ سارے کام۔ جو ہاؤسنگ سوسائٹی والا معاملہ ہے وہ میرے خیال، لیکن اس کا تعلق جو ہے ہو سکتا ہے جنرل باجوہ سے نہ ہو، لیکن سیاسی طور پہ جو کچھ کیا اس میں جنرل باجوہ شامل تھے۔ آپ نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں، معروف جلسے میں، یہ بات کی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب یہ آپ کا قصور ہے، جنرل فیض حمید صاحب یہ آپ کا قصور ہے۔ لیکن ایک بڑی حیرت انگیز بات ہم نے نون لیگ کے بیانیے میں دیکھی۔ فیض حمید نے بنیادی طور پر نقصان جس جماعت کو پہنچانے کی کوشش کی وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور یہ سلسلہ 2014 کے بعد سے شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جس طرح نقصان پہنچایا گیا تو ابتدا میں مریم نواز نے، نواز شریف نے ببانگ دہل جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا ذکر کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ سے جنرل باجوہ کا نام معدوم ہوتا گیا اور صرف جنرل فیض حمید کا نام رہ گیا۔ میں جس ویب سائٹ پہ کام کرتا ہوں، چیف ایڈیٹر ہوں وی نیوز کا، اس پہ ہم نے 8 مارچ 2023 کو مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی، مگر اس کے باوجود کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی بات کرے۔ تو پہلی دفعہ ہماری ویب سائٹ کے لیے مریم نواز صاحبہ نے انٹرویو دیا، اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات نہیں کی تھی۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ شریک جرم ضرور تھے، لیکن یہ پورا نیکسس تھا۔ اگر ہم صرف 2 لوگوں کو ٹارگٹ کر لیں، جنرل باجوہ اور فیض حمید، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس میں ججوں کی ایک قطار تھی جو شامل تھی، سوشل میڈیا کی ایک ٹرول بریگیڈ، ایک زر خرید پوری قوم تھی جو اس کے لیے استعمال کی گئی۔ تو وہ سارے جرم ہیں، خاص طور پہ ثاقب نثار
बंदयाल और आसिफ खोसा, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी एक शख्स के ऊपर सारा इल्जाम डाल दें। लेकिन इसमें देखिए, पाकिस्तान के मारूजी हालात भी हमें जानना चाहिए। हम सारी तारीख को उलट पलट कर नहीं रख सकते, हम सारे माजी के मुजरिमान को सजा नहीं दे सकते। या तो हम इत्तफाक करते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है कि फैज हमीद साहब DGI उसने एक सियासी जमात के खिलाफ कौमी सतह के जराइम किए, उनको सजा मिल गई, इस पर हमारी तशफ़ी होगी, या फिर हम माजी के मुर्दे उखाड़े सबको सजा दें। मेरे ख्याल में वो मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर ही इत्तफाक करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि कम से कम ये तो हो रहा है। सही। अच्छा सर, मौजूदा फैसले से यानी जनरल फैज़ हमीद को सज़ा मिलने के बाद एक तो फ़ौज में ऐसे अनासर जो मुदाखलत करते हुए आ रहे हैं, फ़ौज पे ओवरऑल क्या असर पड़ेगा, और मौजूदा सियासी सूरत हाल, क्योंकि जनरल फैज़ को सज़ा मिलने के बाद 9 मई के केसेस का जिक्र हो रहा है। सेनेटर फैसल वावडा ने ये भी कह दिया कि जनरल फैज़ तो उसमें गवाही देंगे, सबूतों के साथ गवाही देंगे। तो मौजूदा सियासी सूरत हाल पे इसका क्या असर पड़ेगा आपकी नज़र में? देखिए, इस फैज हमीद बहुत ताकतवर आदमी था और वो जब चाहते थे हुकूमतें पलट देते थे, जब चाहते बलोचिस्तान की हुकूमत गिरा देते, जब चाहते असेंबली में बंदे पूरे कर देते, जब चाहते कोई तहरीक करारदाद नाकाम बना देते, जब चाहते धरने करवा देते, जब चाहते मजहबी जमातें सड़कों पे ले आते। वो बहुत ताकतवर आदमी थे। उनके हाल से इबरत पकड़नी चाहिए। वो एक ऐसे फिरौन के तौर पर सामने आए कि जिनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो इदारे की जानिब से ये तस्लीम करना चाहिए माजी में सियासत में मदाखलत रही है, और अब जब हम कभी कुछ लोगों से मिलते हैं तो वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि अब हमें सियासत से किनारा कश होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो इससे अच्छी बात ही होगी। दूसरी बात ये है कि फैसल वाडा साहब जो फरमा रहे हैं कि फैज हमीद साहब वादा माफ गवाह बन जाएंगे, ये इतना सहल नहीं होगा। इतना सहल इसलिए नहीं होगा कि फैसल वाडा जो हैं वो तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद फैज हमीद की इस तरह जान पाते, लेकिन ये ऑप्टिक्स के हवाले से बहुत बुरा होगा। अगर इमरान खान को सजा होती है और फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाकर बचा लिया जाता है, तो इसका मतलब ये है लोगों के अंदर एंगर इससे आएगा कि अपना बंदा बचा लिया, हमारे वोटों से सिलेक्ट होने वाले को सजा दी। तो इस पर मेरे ख्याल में हालांकि फैसल वाडा आजकल जो कुछ कह रहे हैं सच साबित हो रहा है, लेकिन इसके हवाले से मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो सकेगा। सही। अच्छा सर, आज के बाद हम कह सकते हैं कि अब से सियासी मुदाखलत बंद हो जाएगी, या जिस तरह होती थी अब उस तरह नहीं होगी मुदाखलत? देखिए, जो हमारे यहाँ फौजी मुदाखलत का सियासत में अमल है जी, काफी मुद्दत से चल रहा है, और जाहिर है इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अहम रोल है, उनकी ख्वाहिश भी है। लेकिन इसमें ये भी याद रखिए कि इसमें सियासी जमातों का भी किरदार है। हमारे यहाँ जो सियासी जमात अपोजिशन में होती है माजी में, वो फौरन ही फौज को अपनी मदद के लिए पुकारती है। एक तो वो खुदा ना चाहते हैं, दूसरा यहाँ पर पुकारने वालों की कमी नहीं होती। इस फैसले के बाद मेरे ख्याल में दोनों तरफ से कुछ रोकथाम होगी, ना उधर से इस तरह की किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाएगा, ना इधर से कोई मदद के लिए पुकारेगा। तो ये दो तरफा ट्रैफिक रुकेगी तो मामला ठीक होंगे। अगर सियासतदानों की जमातों की इंडोर्समेंट ना हो तो कभी माशाल्लाह ना लगे, लेकिन हर जमाने में हर दौर में एक मौका परस्त जमात होती है जो अपने मफाद के लिए माशाल्लाह को या आमरों को होती है। वो सिलसिला भी खत्म होना चाहिए और उधर से भी कब्जे की ख्वाहिश खत्म होनी चाहिए। सही। अच्छा सर, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? सियासत में इस वक्त डायलॉग्स के दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद हो गए हैं, ख़ास तौर पे जब से ट्वीट हुई, फिर DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तो डायलॉग्स के जो मामलात हैं वो ख़त्म हैं, होने नहीं है। तो फिर ये किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की सियासत, या क्या होना है मुस्तकबिल में? असल में ना भाई, डायलॉग की बड़ी कोशिश की गई, बड़ी कोशिश की। रियासत पाकिस्तान ने कोशिश की, हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की, सियासी जमातों ने कोशिश की, लेकिन उनका मुकाबला या सामना एक ऐसी जमात के सरबराह से है जिसके पास सिर्फ सियासी जमातों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह के लिए गाली के अल्फाज है, तस्फिये की, मफाहमत की, मसालेहत की,
डायलॉग की, मकालमे की, गुफ्तगू की कोई रमक उन्होंने नहीं छोड़ी। और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपनी रियासत के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बदगोई करें, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करें, अपनी फौज की तज़हीक करें और उसके बाद दंदनाते हुए सियासत करें। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन है ही नहीं। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो तो हर वक्त हाथ में मीसाक मईशत, मीसाक जमहूरियत कशकोल लिए फिरते रहते हैं। इमरान खान उसमें सिर्फ गालियों की भीख डालते हैं। और फिर इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों से जो वतीरा रखा हुआ है कि जिस तरह की गुफ्तगू उनके ट्वीट से होती है, जो उनकी ट्रोल ब्रिगेड फौज के साथ कर रही है, फौज के सिपह सालार के साथ कर रही है, वो दुनिया के किसी मुल्क में होता तो वो नाक़ाबिल बर्दाश्त होता। मुझे हैरत है कि जब फौज इस DGI इस मकाम पर पहुंचे हैं कि उन्होंने कहा कि अब डायलॉग नहीं हो सकते, तो इसमें बहुत तात्तुल इख्तियार किया गया है, इसमें बहुत डिले किया गया है। जो उन्हें पता होना चाहिए था कि इमरान खान ऐसे ही हैं और उन्होंने यही वतीरा अपना, तो इसमें बहुत ज्यादा डिले किया, जिसकी वजह से इमरान खान की जमात को बहुत अच्छे तक अपना बयानिया बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अब मुझे यूँ लगता है कि वो मौका, वो आखिरी मौका था, और ख़ास तौर पे लास्ट 2-3 ट्वीट जो आए हैं उसके बाद अब गुंजाइश नहीं है कि अब किसी तरह के मामला बेहतर हो सके। अब मामला बदतर होंगे। अब एक सूरत है कि इमरान खान 9 मई के वक्त पर गैर मशरूत माफी मांगते, अगर वो ऐसा कर लेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है। इमरान को हमेशा से शोहरत की आदत है, तो वो शोहरत से अपनी महरूम हो जाएंगे, हालांकि वो दुरुस्त तरीका होगा सियासत में आने का। देखिए, हमारे यहाँ सियासी जमातों पर माजी में भी बहुत मुश्किल वक्त आया। पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून की, और जब वो अतात में होते हैं तो वो जरा सी भी रास्ते में कोई रोशनी की रमक देखते हैं तो वहां से मफाहमत का रास्ता, डायलॉग का रास्ता, गुफ्तगू का रास्ता निकालते हैं। लेकिन एक जमात अगर इतनी स्टबन हो जाए, वो बात ही न करना चाहे, आपको सिर्फ गाली दे, आपको चोट आपको कहे, और उसका जो है टारगेट भी इस्टेब्लिशमेंट हो और उसकी ख्वाहिशात भी सारी इस्टेब्लिशमेंट से वापस हो। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से जो बुरी गुफ्तगू इमरान खान सब कर रहे हैं, अगर आज वो उन्हें लिफ्ट कराना शुरू कर दें तो उनकी शान में जमीन आसमान के तलाबे भी इमरान खान गिराएं। तो उनको सियासत की समझ ही नहीं है कि इस वक्त मेरे ख्याल में अगर इमरान खान को कुछ बचा सकता है, और मैं पूरे वसूख से ये बात कर रहा हूँ, तो उन्हें नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ, ये उन्हें बचा सकते हैं, ये उन्हें इस मईदार से निकाल सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का इदराक नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपनी सारी सियासत इन जमातों को गालियां देने से सजाई हुई है। ठीक है अमर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ऐं तीन नाज़रीन नंढड़ी साई जो वक्त थियो आहे, पाण ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं इन्हनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। कवर स्टोरी में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ऐं हिन हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते। बज़ाहिर पाण खे लॻे पियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन जे ट्वीट खां पोइ ऐं पाक फ़ौज जे तर्जुमान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ पाकिस्तान जी सियासत बंद गलीअ में दाख़िल थी वई आहे। क़ौमी असेंबली में जेतोणीकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ महमूद ख़ान अचकज़ई खे ऐं सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास खे अपोज़िशन लीडर मुक़ररु कयो आहे, पर महीना गुज़रण बावजूद उन्हनि ॿिन्ही खे अञा ताईं एज़ अ अपोज़िशन लीडर नोटिफाई न कयो वियो आहे। हाणे सूरत हाल त पाण ॾिसूं पिया त बंद गलीअ में दाख़िल थींदी पई वञे। पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल केॾांहुं पई वञे, ख़ासि तौर ते अपोज़िशन, इस्टेब्लिशमेंट ऐं हुकूमत विच में जेका छिकताण आहे उहा केॾांहुं पई वञे, ऐं वेझे मुस्तक़बिल में छा इन में का नरमी पैदा थींदी या न थींदी, सियासी अदम इस्तेहकाम वधंदो घटि थींदो या सूरत हाल काबू में अची वेंदी, इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार आमिर खाकवाणी साहब असांखे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहेंगे, बहुत दिनों से हम बात एक सुन रहे हैं, कुछ वज़रा भी कह रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब के मुशीर भी कह रहे हैं कि PTI के बानी चेयरमैन को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, और आज तो
برطانوی ادارے نے بھی ایک BBC نے نیوز دی ہے کہ خفیہ اداروں نے ایک رپورٹ دی ہے پنجاب حکومت کو، جس میں انہوں نے تجویز کیا ہے کہ PTI کے بانی چیئرمین کو اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کیا جائے۔ ایک تو وجوہات کیا ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ PTI کے بانی کو کسی دوسری جیل منتقل کیا جائے، اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے، وجہ تو ایک ہی ہے کہ ٹف ٹائم دینا، کیونکہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں، PTI کے لیے مشکل کی جا رہی ہیں اور باقی چیزیں مشکل کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں اڈیالہ ایک بڑی جیل ہے، پنجاب کی سب سے بڑی جیل ہے، اور اس میں ظاہر سہولتیں بھی زیادہ ہیں، بیرکس بھی زیادہ ہیں، چیزیں زیادہ ہیں۔ تو بطور سابق وزیر اعظم کے ایک کلاس قیدی ہونے کے ناطے ان کو ایکسائز مشین اور کافی ساری سہولتیں وغیرہ دی گئی۔ تو اگر ان کو بالفرض کسی چھوٹے، جس طرح پہلے شروع میں اٹک میں کر دیا تھا کہ کسی ایک ڈسٹرکٹ جیل میں کر دیں گے تو وہاں سہولتیں اور چیزیں تو نہیں ہوں گی، تو مطلب وہاں یعنی پریکٹیکلی چیزیں ہوں گی ہی نہیں، کچھ چیزیں، کچھ سہولتیں ڈسٹرکٹ جیلوں میں کہاں ہوں گی، نہیں ہوں گی تو بس وہ کہیں گے ہے ہی نہیں، تو یہ ظاہر اس چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اڈیالہ میں ایک بڑا ہائی پروفائل اجتماع بن جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے کہ ہر دوسرے دن پہنچے ہوئے ہیں، KP کے چیف منسٹر چونکہ وہاں سے قریب ہے، اگر اس کے بجائے مطلب کئی یعنی مطلب مثال کے طور پہ جیسے اب مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ جب شیخ رشید کے خلاف اس کا جو 90s دور تھا، پیس پارٹی کا دور تھا، یہ جیل میں رہے تھے، جب کلاشنکوف لڑانے کیس سے لڑتے جاد الحق پہ، اور جاد الحق کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، شیخ رشید صاحب کو بھاولپور جیل منتقل کیا گیا تھا، وہ 6 مہینے سال اتنا سال ایک شاید انہوں نے بھاولپور میں کاٹی تھی۔ وجہ اس کی یہی تھی اس وقت بھی کہ پنڈی کے بندے کو، پنڈی میں اگر اڈیالہ میں ہو یا لاہور میں ہو تو لوگ ملنے آ جائیں گے، زیادہ لوگ آ جائیں گے، پولیٹیکل ورکر بھی، لیڈروں کے لیے آسان ہے۔ بھاولپور اب پنڈی کے لوگوں کے لیے بھاولپور سے تو وغیرہ موٹر ویز وغیرہ یہ نہیں بنی تھی، جو ملتان لاہور موٹر وے بھی ہے، تو 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے کون آئے گا، تعداد بہت کم ہو جاتی ہے نا، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، وہ تعداد میں بڑی کمی آ جاتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہائی پروفائل جو ایک ایکٹیویٹی ہائی پروفائل ہو جاتی ہے، میڈیا فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، سب چیزیں وہ کم ہو جائیں گی، اور اگر دور کر دی جائے یعنی کئی 3-4 گھنٹے کا اگر فاصلہ دور کر دی جائے تو KP کے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا نا جو پہنچنا، اور بھی اس طرح مختلف چیزوں میں۔ لیکن وہ بنیادی بات پیچھے یہی ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا جائے، کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں، ٹف ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا تھا خاص طور پر جنرل فیض حمید کو سزا کے بعد کہ جب ان کی سزا کا ٹائم رہے گا ان کے لیے بھی چیزیں اور سخت ہو جائیں گی، اور وہ اس کے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے بھی پروگراموں میں بھی کر رہے ہوں گے، فیصل واڈا صاحب کی طرف سے جو بات کی گئی، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میسج دیا گیا کہ مائنس عمران خان اگر ہو تو پھر PTI کو شاید قابل قبول ہو سکتی ہے، اور اس طرح باقی چیزوں میں۔ اب دیکھیں نا، ابھی آپ نے خود اپنی آپ گفتگو آپ بتا رہے تھے کہ یہ جب پوزیشن لیڈر ابھی تک نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، تو کوئی وجہ کوئی ریزن تو ہے نہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جائے گا، ظاہر ہے اس کو پروٹوکول اور چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی، کوئی چیزیں کانسٹیٹیوشنل۔ سر کوئی ایک دوسرے کو اسپیس دینے کو تیار ہے نہیں، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو ٹف ٹائم دینا ہے، پھر تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ لانگ مارچ کی باتیں بھی کر رہے ہیں آفریدی صاحب، پھر سے وہی سیاسی عدم استحکام آنا ہے، اور اگر سیاسی عدم استحکام آ گیا تو پھر کیسے معاشی ترقی ممکن ہے؟ میرا خیال ہے، دیکھیں میرا خیال ہے کہ حکومت یا جو مقتدر لوگ ہیں وہ زیادہ پر اعتماد ہوئے ہیں، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پوری طرح PTI کو کنٹرول میں کر لینا چاہتے ہیں، اور وہ اگر آخری کوئی رہی بچی کچی، اگرچہ ویسے PTI کی ریزسٹنس تو ختم ہو چکی ہے، پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہے، یہ صرف لانگ مارچ کی باتیں ہی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اب ان کا 26 نومبر پہ معمولی سا بھی احتجاج نہیں ہوا، حالانکہ یہ صرف 50 سال ہی تھا نا جب وہ ان کی دعوت ہے کہ اتنے لوگ مرے ہیں، گولیاں چلی رہ رہے، سب چیزیں ہوئی، لیکن اس سال کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ تو PTI کوئی بھی پریکٹیکلی ریزسٹنس کرنے کی، احتجاجی تحریک کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں۔ تو لیکن اب جتنی ایک بھی ہے اس کو بھی ایک بار میں خیال ہے وہ جیسا نا دم خم سارا نکال دینا چاہتے ہیں، تاکہ اگلے لیکن خاکوانی صاحب کروڑوں لوگ PTI کو ووٹ کرتے ہیں، ایک صوبے میں اس کی حکومت بنی ہوئی ہے، سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اس کو آپ کیسے مطلب دیوار سے لگا دیں گے ایک دم؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہیں لگانا چاہیے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور یہ ایک مسلسل چیزوں کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت میں حکمران سطح پہ ہمارے حکمران جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چیزوں کو ایک بالکل سموتھ ہو جائے، سارے خاموشی اور سکون چھا جائے، چاہے وہ خاموشی شہر خاموشیاں والی کیوں نہ ہو۔ ان کا خیال ہے کہ بس سارے کوئی آواز، کوئی مشکل مخالف آواز ہو ہی نہ، اور پھر جو بھی ہے وہ اپنا جو بھی کرتے ہیں کام کریں، جیسا بھی جو ان کو لگتا ہے کہ معیشت کو بہتر کریں گے یا جو بھی کریں گے۔
whatsoever। लेकिन ये और मुझे तो देखे ना, इस वक्त केपी में हुकूमत, उनकी केपी की सूबाई हुकूमत ने बड़ी लचक पैदा की है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जलसा उन्होंने पेशाब था, वो जलसे में बहुत ही सॉफ्ट, जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट रखा है वज़ीर आला ने। और वो बल्कि पीटीआई के अपने लोग तनकीद कर रहे हैं कि इतनी नरम बातें की। और बाकी चीजों में भी वो पीटीआई तो अपनी हुकूमत भी बचाने की कोशिश कर रही है, सूबाई हुकूमत बचाने की भी और मामला, लेकिन मेरे ख्याल है इधर से कोई स्पेस नहीं, कोई लचक नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। शायद बिल्कुल लगता है या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं 27वीं तरमीम के बाद, खासतौर पर ज्यादा ताकतवर फील कर रहे हैं, पुरएतमाद हैं। और उनको लग रहा है, फिर देखा ना IMF से वो भी जारी होगी रकम, उसके आम पैसों का भी अनाउंस हो गया और चीजों भी हो गई। इंटरनेशनली चीजें बहुत सपोर्ट कर रही है उनको हर तरफ से, दाएं बाएं से। और पाकिस्तान में हमने देखा है, और आज नहीं, ये जरा जिया के दौर में भी ऐसा था, जरा मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा था, सबका दवार में, कि जब बाहर से इंटरनेशनली मामला ठीक हों, इंटरनेशनली आलमी कुव्वतें सपोर्ट कर रही हों, पैसे वैसे आ रहे हों, इमदाद मिल रही हो। अब देखो ना, अब F-16 के भी वो उसको अपग्रेड करने के लिए अच्छी खासी रकम, $600 मिलियन है अमरीकियों ने मंजूर करी, कांग्रेस मंजूर कर देगी, वो कह देगी हुकूमत ने। तो उस वक्त हुकूमतें, पाकिस्तानी हुकूमतें पुरएतमाद हो जाती है। ठीक सर, हुकूमतें तो पुरएतमाद हैं, या हम उनको कॉन्फिडेंट कहें या ओवर कॉन्फिडेंट कहें, लेकिन केपी में करोड़ों लोग हैं, उनकी हुकूमत है, अगर हर एक्शन होता है उसका फिर रिएक्शन भी होता है। आपको लगता है कि हुकूमत या वो अनासर, जो इदारे जो इस वक्त पुरएतमाद हैं, वो सूरत हाल को संभाल लेंगे? फिर मुश्किल होगा जी, बहुत मुश्किल होगा। लोगों के दिलों में बहुत गुस्सा और वो है। अभी देखें, अफगानिस्तान के हवाले से भी ऑपरेशन करने का अफगानों के खिलाफ, और जो रिफ्यूजीज वहाँ पे यहाँ पे है, अफगान माजरीन पे या उन पे, उससे भी इत्तफाक जारी हो रहा है। और कोई लोग, कोई वहाँ पे हुक्मरान इत्तेहाद के भी, पहले भी आगे प्रोग्राम में बात की थी कि पोलिटिकल फोर्सेज, कोई मुस्लिम लीग नून के लोग भी खड़े होने को तैयार नहीं है। यानी अवामी जज्बात इस तरह के हैं कि वो भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि हम इनकी मुखालफत जरूर करें हो। तो वो चीजें वैसे ही संभाली जा रही है। उसमें अगर हुकूमत खत्म कर दें और सख्ती करें, मतलब अगर ज्यादा सख्ती करेंगे तो फिर लॉन्ग मार्च इलेक्शन पे चले जाएंगे। सोहेल अफरीदी साहब एक बार तो करेंगे ना टेम्पो, उस टेम्पो दीजिए में मजीद चीजें गड़बड़ हो, गिरफ्तार हो जाए, वज़ीर आला अगर गिरफ्तार हो जाए, उनके एक नया एक बड़ा एक बैठ सा होगा और एक नेगेटिव बात हो जाएगी। फिर वो अगर असेंबली खत्म करनी पड़ेगी, गवर्नर राज लगाना पड़ेगा, जो भी होगा, सारा फर्ज कर लेते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे पीटीआई को क्रश भी कर दें, ख़त्म कर दें, रजिस्ट्रेशन इसकी ऑलरेडी ख़त्म है, असेंबली तोड़ दें केपी की, या फिर वहाँ पे गवर्नर राज नाफिज कर दें, पीटीआई के बानी को भी ये किसी और जेल मुंतकिल कर दें, मुलाकातें भी ना कराने दें। आपको नहीं लगता इन सारे इक़दामात से जो हुकूमत करेगी या हुकूमत सोच रही है, इससे पीटीआई की या फिर खान साहब की पॉपुलरिटी और मजीद बढ़नी है? बिल्कुल बढ़नी है, ये बढ़ रही है, इजाफा हुआ है। अभी देखें ना, ये जो इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनको फायदा हुआ है, हम खा बैठे बैठे फायदा हो गई है। जो इनके मुखालिफ थे वो भी हामी हो गए कि यहाँ ठीक है जी, इतना सख्त ले जाती है कि क्या जरूरत थी। तो ये अपोजिशन जमातों को तो फायदा ही होता है, अपोजिशन जमातें क्रश नहीं होती। मतलब लोगों के अंदर, खासतौर पर अगर लोगों के जज्बात और दिली देखा जाए तो वो तो मतलब बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है, होना ये चाहिए कि यहाँ पे इस मामले को नरमी से डील करना चाहिए, और कम से कम मुलाकातों में तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना भाई, मुलाकातें करने दें उनको। ठीक है, आप थोड़ा सा इनको चाहिए एक दिनमना रास्ता तैयार करें और कहें कि आप मुलाकातें हम कराते हैं, वज़ीर आला को भी मुलाकात करवा दें, और उनको इसलिए ये पाबंदी लगा दें। और उसके लिए बेहतर है कि अदालत को इस्तेमाल कर लें, हाई कोर्ट में दिखा देते, उनको कहें कि हम सब कुछ करने को तैयार है, बस हाई कोर्ट इनको बाउंड कर दे, इमरान खान साहब के हमशीर खान को और वकीलों को भी कर दें कि फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, बाहर निकल के, बाद में आगे ठीक है चंद घंटों बाद, एक आध दिन बाद अपनी बात करें, अपने घर में जाके वहां जाके अपनी बात करें बेशक, लेकिन ये कि फौरी वहां पे अगर इनको लगता है कि भी इशू बन सकता है तो वो मामला, लेकिन उससे मुलाकातों से। अच्छा सर, कौमी कॉन्फ्रेंस भी अनाउंस की है अपोजिशन इत्तेहाद ने, और ये भी खबरें आई कुछ दिन पहले ज़राए से कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मदऊ किया जाएगा इस कौमी कॉन्फ्रेंस में। आपको लगता है कि कौमी कॉन्फ्रेंस जिसका इनकाद 20 दिसंबर चाहिए जी? देखें, बिलावल भुट्टो पंजाब के, उन्होंने लाहौर को विजिट भी किया, उन्होंने यहाँ पे, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो को भी पीएस पार्टी को राब्ते करने चाहिए, पीटीआई को जरदारी साहब से राब्ता करना चाहिए। कि बहुत लोग इनको बहुत शुरू से ही कह रहे हैं कि पीएस पार्टी के साथ कम से कम ये कुछ एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें बेशक। अच्छा, पीएस पार्टी और पीटीआई कोई नेचुरल आपस में कोई राइवल भी नहीं है, मतलब इनकी अलग अलग इनकी पावर पॉकेट्स हैं। तो सिंध में खासतौर पे है, सिंध में इनका इतना ज्यादा इशू ही नहीं है, कराची में भी है, तो कराची में पता है पीएस पार्टी की पॉकेट्स उसकी मलीर और लियारी में और जगहों पे है। तो और पंजाब में भी उस तरह का नहीं है, केपी में पीएस पार्टी इतनी बड़ी जमात उस तरह नहीं है।
तो पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट होनी चाहिए, और थोड़ा सा ये कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी में भी जो लोगों को थोड़ा सा एंगेजमेंट करके कोई इसको टेंशन को कुछ कम कराना चाहिए। खान साहब को भी चाहिए जरा अक्लमंदी से काम ले, मेरा ख्याल है कुछ मुलाकातें इनको होने दे ताकि इनको मुशावरत बेहतर मिले। ये लगता है वो बिल्कुल एस्पिरेशन में भी थक गए हैं और वो जो है एक फैसला नहीं कर पा रहे दुरुस्त। अगर इनको लोगों को मुलाकातें करने दें शायद उससे चीजें बेहतर हो। मेरा नहीं ख्याल कशीदगी बढ़ेगी, मेरा ख्याल है मुलाकातों से टेंशन कम होगी। थोड़ा पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें, अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें इनको, वो कह चुके हैं बार बार, वो उनको करें, अपोजिशन लीडर इनका हक बनता है। तो ये इसको एक सियासी जमहूरी अंदाज में हल करना चाहिए इस मसले को। फिर आगे जाके आपने 28वीं तरमीम की 28वीं तरमीम की बात भी कर रहे हैं, अगर उस पर कुछ चीजें अच्छी हैं, बलदियाती इलेक्शन की तरफ जाएं, लोकल बॉडी इलेक्शन करवाएं, आप पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन बिल्कुल होना ड्यू है, तो ये बहुत जरूरी है चीजें, इन चीजों की तरफ जाना चाहिए। सियासी हल, जमहूरी हल निकालना चाहिए, मेरा ख्याल है उससे चीजें बेहतर होती हैं। क्रैश करना ये डिक्टेटरों का काम होता है, पॉलिटिकल हुकूमतों का, जमहूरी हुकूमतों का काम नहीं है, ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इन साईं कवर स्टोरी जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।